नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पर लिया। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जिस दौर में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं अभी आपको मिली कि नहीं मिली है। हमें तो खैर नहीं मिलेगी, वो लोगों ने कह दिया कि नहीं, ये जो है एलिजिबल नहीं है उस देशभक्ति के सर्टिफिकेट के। उस दौर में आज जो खबर हम लेकर के आए हैं, गौर से उसको देखिएगा आप। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले जहां भी मिले, उनको ये खबर दिखा करके सवाल पूछिए। जब सवाल उठते हैं तो देशभक्ति के आड़ में पर्दे के पीछे खड़े होकर के लोग अपने कारनामों को देश के विकास से जोड़ करके बचने की कोशिश करते हैं। और इस कड़ी में अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरा कोई नाम है तो वो अडानी जी का है। अडानी जी का ही हम कारनामा बताने हैं। जब ठीक उसी वक्त, मैं आसपास की बात नहीं कर रहा हूं, जब पाकिस्तान भारत पर चीन की मिसाइलें, चाइनीज मिसाइलें दाग रहा था, वो तो भला हो S-400 का, जो उन मिसाइलों को छिन्न भिन्न कर दे रहा था, भारत की धरती को छूने भी नहीं दिया S-400 ने। लेकिन जब पाकिस्तान भारत पर चीनी मिसाइलें दाग रहा था, तो हमारे देशभक्त अडानी जी, क्योंकि उनको भक्तों ने सर्टिफिकेट दिया है देशभक्त का, कहते हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देशभक्त अडानी चीन की कंपनी से डील कर रहे थे। अडानी जी चीन की कंपनी से डील कर रहे थे और चीन की मिसाइलें इधर दनादन आ रही थी। ये डील सामान्य नहीं है, ये डील असामान्य है। ये डील भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। भारत के उन ठिकानों को जहां पर युद्ध काल में सबसे ज्यादा शत्रु की नजर होती है, उनका डाटा चीन के हाथों में दे सकता है, और दे सकता नहीं, दे देगा ये डील। सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और फिर हम चलते हैं हेमंत भाई के पास। जरा दिखा दीजिए, एक ही खबर है, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स हम खाली दिखाएंगे उसके। Adani Digital Labs partners with Dragon Pass to elevate airport launch and travel experiences। और दिखा दीजिए, ये देखिए, Adani Digital Labs and Dragon Pass join forces to enhance launch experiences। नेक्स्ट, ताकि लोगों को यकीन हो जाए, ये खबरें इतनी, हम एनडीटीवी प्रॉफिट की खबर है, ये एनडीटीवी अडानी का चैनल है, तो यहां तो कम से कम झूठ नहीं होगा ना। अडानी के अपने चैनल पर जो चला वो है, अडानी डिजिटल लैब्स पार्टनर्स विद ड्रैगन पास टू ऑफर प्रीमियम सर्विसेज एट ग्रुप एयरपोर्ट्स। और और देखिए, ग्लोबल डाटा, अडानी डिजिटल लैब्स एंड ड्रैगन पास ज्वाइन फोर्सेस टू इनहेंस लॉन्च एक्सपीरियंस। अब कितना दिखाएंगे आप? बहुत, अगर इससे ज्यादा दिखाना हो तो दिखा दीजिए मोदी और अडानी की वो फोटो, जिसमें दोनों का जग जाहिर प्रेम भाव संबंध, हास्य ठिठोली सब नजर आ रहा है। और इससे ज्यादा बताने की कुछ जरूरत है नहीं, हटा दीजिए अब इसको। अभी केरल में आपने देखा था, जब अडानी जी की तारीफ में मोदी जी ने मंच से कसीदे पढ़े थे। तो अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना है, आगे बताएंगे हेमंत भाई एक एक कड़ी इसकी, इस खबर की। क्योंकि ये अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि अडानी की कंपनी में और ड्रैगन पास में चीन की कंपनी में डील हुआ है। इस डील से क्या क्या हो सकता है, और ये डील, चीन की मिसाइलें जब भारत के तरफ नापाक इरादे लेके आ रही थी, तो ये डील भारत के लिए कितना खतरा पैदा करने वाली हो सकती है, जो अडानी कर रहे थे। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, सारे दर्शक साथियों को, आपको। और देखिए, ये बहुत ही अपने आप में एक हिला देने वाली खबर है
कि 7 तारीख को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया, प्रेसिजन स्ट्राइक किया और उसके बाद घोषणा की पूरी दुनिया को। और ये जो खबर आप दिखा रहे हैं ये 8 तारीख की खबर है, 8 मई की खबर। और आज 7 दिन पुरानी इस खबर का आज तक इस देश में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। किसी चैनल पर आपने सुनी हो, किसी प्राइम टाइम में बहस हुई हो, किसी अखबार में ये खबर देखी हो आपने, बिल्कुल गोल कर दिया गया। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आई, वही सारे स्क्रीनशॉट आपने शेयर किए। 8 तारीख की खबर दिखाई, इसका मतलब 7 तारीख का ये सारे अंडरस्टैंडिंग है। कहीं पर भी ये खबर आई हो तो आप बता दीजिए। और ये वही अडानी जी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधे सीधे संघर्ष चल रहा था, आमने सामने का। भारतीय सेनाओं ने स्ट्राइक किया, उसके बाद वो रिटेलिएट कर रहे थे और वो जो कुछ भी कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों पर, हजारों ड्रोन और हमले और तमाम चीजें। और सही कहा आपने, चाइनीज मिसाइल, चीन का गोला बारूद, चीन का सारा सिस्टम, वो सारा भारत के खिलाफ यूज कर रहे थे। ये वही अडानी साहब है जो तिरंगा अपनी पृष्ठभूमि में लगाकर, आपको याद हो हिंडनबर्ग वाले मामले में स्पष्टीकरण दिया करते, तिरंगा पृष्ठभूमि में था। और वो ये कहा करते कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भारत का विकास नहीं चाहती, भारत का ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहती। तो इस तरह की चीजें सारी आपने देखा, वो आरोपों के जवाब दिए थे। चीनी कंपनी ड्रैगन पास के साथ जो समझौता उन्होंने किया है, ये एग्जैक्टली उसी समय पर किया है, लेकिन कोई सवाल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ऐसे मीडिया का ये देश के लोग क्या करेंगे? पहला सवाल तो ये। चीन ने, आपने देखा सरेआम ये पूरा संघर्ष हुआ पाकिस्तान के, इसमें पाकिस्तान को हथियार किसने दिए, उनको हर तरीके की मदद किसने दी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट खुलकर किसने दी, जिसने ये कहा कि हम उनकी सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता, उनकी हर चीज की रक्षा करेंगे, हर हालत में हम उनके साथ खड़े हैं। ये चाइना ने ओपनली कहा, और कहीं आतंक का नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सरेआम उनको हर बिना शर्त समर्थन जिसको आप कहते हैं, उस तरह की शपथ उन्होंने दी। ये जो कंपनी है ये जो चाइना की, ये कंपनी बेसिकली जो गुआनजाओ जो उनकी जो जगह है वहां पर स्थित है, और ये बेसिकली डिजिटल सेवाएं मुहैया कराती है। जो देश के जो अडानी के संचालित एयरपोर्ट हैं, उन सब पर जो प्रीमियम क्लास के पैसेंजर्स हैं, उनको पर्सनलाइज सेवाएं देगी एक तरीके से। उनको जो उनकी जो विश्व क्या बोलते हैं उसको, जो आराम और जो विलासिता इज द विलासितापूर्ण और पर्सनलाइज सर्विस टाइप की वो चीज देगी आपको। अब मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि जो देश भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों में पाकिस्तान की डायरेक्ट मदद कर रहा हो, घोषणा करके मदद कर रहा हो, उसके साथ इस तरह का उस देश की कंपनी के साथ समझौता, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है ये देख लीजिएगा कि इसका मतलब साफ है कि जो भी हमारे देश के अंदर जितने भी एयरपोर्ट अडानी संचालित कर रहे हैं, सारे प्रीमियम एयरपोर्ट्स हैं, उनके भी नाम बताऊंगा मैं आपको। इसमें सारे के सारे जो भी उनका डेटा होगा, जो भी उनकी फ्लाइट्स का ये होगा, ऑपरेशंस होगा, उसकी सारी जानकारी किसके पास चली जाएगी? निर्बाध गति से रियल टाइम में चाइना के ड्रैगन पास कंपनी के पास चली जाएगी। और कौन कौन से महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं आप सोचिएगा एक बार। इसमें बॉम्बे का एयरपोर्ट है, आपको ध्यान होगा, अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, लखनऊ का एयरपोर्ट है, जयपुर का एयरपोर्ट है, गुवाहाटी है, तिरुवनंतपुरम है, मंगलुरु है, और नोएडा में जो निर्माणाधीन एयरपोर्ट है वो भी है। 50 साल की लीज लगभग ज्यादातर की। तो अब आप सोच लीजिए कि भारत की सुरक्षा के साथ और भारत की डेटा सिक्योरिटी के साथ, भारत के फ्लाइट ऑपरेशंस के साथ किस तरीके का चाइना की कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये मैं दर्शकों पर ही छोड़ता हूँ। सवाल ये है कि पूरा देश एक तरफ से पाकिस्तान के साथ आमने सामने, भारतीय वायुसेना, भारतीय सारी सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, देश के आम लोग बिल्कुल राष्ट्रवाद की धारा में ओतप्रोत होकर के जिस तरीके से, और उसी समय मोदी जी के मित्र चाइनीज कंपनी ड्रैगन पास के साथ मिलकर के इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? विलासिता के लिए। देखिए दो चीजें होती है, एक तो कोई नेसेसिटी हो ना कि कोई ऐसी चीज है जो आशीष चित्रांशी नहीं कर पा रहे हैं और जरूरी है चैनल के लिए, उसके लिए तो मैं भी मदद कर सकता हूँ, कोई भी मदद कर सकता है, लेनी पड़ सकती है मजबूरी। ये विलासिता की चीज के लिए भी आपको चीनी कंपनी चाहिए, और कितना सेंसिटिव है एविएशन, तो अपने आप में पूरे का पूरा सेंसिटिव एरिया है। उसको अगर आप उसके साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, तो देश की एविएशन सिक्योरिटी का क्या होगा, ये भी दर्शकों को देखना चाहिए। और पूरे का पूरा मामला बिल्कुल मीडिया से गायब कर दिया गया। ये जो कंपनी है ड्रैगन पास, ये पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग सेगमेंट के यात्रियों को पर्सनलाइज सेवाएं देती है, प्रीमियम सर्विसेज देती है, और 1300 एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को इस तरह का अनुभव ये कंपनी दे रही है। ये सारी की सारी चीज अपने आप में मेरे लिए तो बहुत रिवीलिंग थी। और जो मोदी जी का जो फेवरेट सेंटेंस है कि आपदा में अवसर, तो ये उसी का लाभ है कि उस समय भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा था, और मोदी जी के मित्र जो है चाइनीज कंपनी के साथ ये कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, ऐसा जो भी उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे थे, व्हाटएवर पार्टनरशिप कर रहे थे, जो भी आप कहिए। ये अपने आप में एक कमाल की चीज है कि
एग्जैक्टली टाइमलाइन देखिए, 7 को भारत डिजिटल स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक, और उसी टाइम पर ये काम पूरा होता है। तो ये अपने आप में अचंभे वाली बात है, लेकिन इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। बेसिकली क्या है, जो ट्रंप ताऊ कह रहे हैं ना भक्तों के, वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स डील, व्यापार करते हैं। और वो कभी कुछ भी कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। वो व्यापार के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कह दिया, आपने देखा होगा बड़े मजाक के मूड में, कि मोदी और शहबाज को भी जो है डिनर पे बुलाता हूँ, लेट्स सिट ऑन द डिनर एंड टॉक ट्रेड। तो मुझे नहीं लगता ये भी चीज ट्रंप की जो है कोई नामुमकिन हो सकती है, पता नहीं। अगर वो भारत और चीन की, पाकिस्तान की संघर्ष के बीच में एकाएक आकर के दोनों देशों से पहले संघर्ष विराम की घोषणा कर सकते हैं, सीज फायर की घोषणा कर सकते हैं, तो क्या पता किस दिन वो दोनों प्रधानमंत्रियों को डिनर पे ही बुला ले, पता नहीं कहाँ बिठा ले। तो नामुमकिन तो नहीं है ये। ट्रंप तो जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं और जो सारी चीजें हैं, तो मुझे तो लगता है कि देश पूरे का पूरा राष्ट्रवाद की भावनाओं में ओतप्रोत हो रहा है। और ये इस तरह की चीज जो एक स्वदेशी कंपनी, राष्ट्रवादी कंपनी, वो उस दौर में ये काम कर रही है, अपने आप में मेरे लिए तो ये बड़ा चौंकाने वाला था। इसलिए मैंने कहा कि इस पे बात करें। लेकिन इससे ज्यादा जो अभी पहले सवाल के जवाब में जो बात नहीं आई, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति कई, क्योंकि भाजपा के तो एक प्रवक्ता ने कहा कि जब युद्ध में हम थे ही नहीं तो युद्ध विराम कैसा, सीज फायर कैसा, नेशनल टेलीविजन पर कहा। तो हम मानते हैं कि भाई भाजपा जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो भाजपा ही कहे वही सही। लेकिन युद्ध जैसे हालात थे, युद्ध में बदल सकते थे। उन्हीं हालातों में, युद्ध नहीं थे तो ही मान लेते, उन्हीं हालातों में भारत में सबसे संवेदनशील जगह कौन थी? इस देश में सबसे पहले क्या बंद किया गया था? स्कूल अस्पताल से पहले एयरपोर्ट बंद किए गए थे, उड़ानें बंद की गई थी। इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है, जो आप ये डील लेकर आए हेमंत भाई, सबसे पहले उड़ानें बंद की गई, ये जो है वायु सेवा रोकी गई। वो सबसे संवेदनशील था क्योंकि वो हवा में है, और एयरपोर्ट्स सबसे ज्यादा, चाहे वो सैन्य एयरपोर्ट हो चाहे जो भी हो। पाकिस्तान ने भी कहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया? भारत के एयरपोर्ट्स। वो सैन्य हो सकता है सिविल पे भी टारगेट करें। अब गौर करने वाली बात है कि आप पाकिस्तान से था तो आपने सिलेक्टेड जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में थे एयरपोर्ट्स, उनको बंद किया। अगर चीन से एक, भाई हमारा चीन सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, हालांकि उसकी जुबान पर उसका नाम भले ना लें आज के हमारे साहेब 56 इंच वाले, लेकिन भारत का नंबर 1 अगर कोई शत्रु है तो वो चीन है। पाकिस्तान शत्रु रहकर भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्या करेगा? उसकी हैसियत नहीं है, हम तो यही मानते हैं। चीन के पास मैं कुछ बता देता हूं, इसलिए कि फिर भक्त लिखेंगे चीन के पास क्या है। चीन के पास जो मिसाइल है DF-5A, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। उसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर, 13 से 15,000, अपर लिमिट 15,000 है, मैं 13,000 बता रहा हूं। उसके बाद दूसरी मिसाइल है DF-31A, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 11,200 किलोमीटर रेंज है। हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तीसरी JL-2 SLBM है, ये 7,000 से 8,000 किलोमीटर रेंज है इसका। CJ-10 ये क्रूज मिसाइल है, इसका रेंज 1,500 से 2,000 किलोमीटर। इसके बाद DF-17 ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM, ये 1,800 से 2,500 किलोमीटर रेंज है इसकी। फिर MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 है, 1,500 से 1,700 किलोमीटर। बाकी तो और बहुत सारी, मतलब कम से कम अलग अलग बहुत फास्ट स्पीड और न्यूक्लियर वारहेड ले करके जाने वाली ऐसी मिसाइलें हैं जो 15,000 किलोमीटर तक की रेंज है। भारत चीन के कुल मिलाकर के 4,000 किलोमीटर अगर आखिरी छोर तक जाए तो 4,000 किलोमीटर के आसपास के जद में आता है। ये क्या इतना संवेदनशील, इसको बहुत लाइटर नोट में नहीं लेने लायक। उसके पास डेटा होगा, हमारे एयरपोर्ट्स के बारे में उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। जब उस चीन की कंपनी के साथ हम डील कर रहे होंगे, क्या कर लिया,
अडानी। ये हमारे अगर कभी वॉर टाइम हो, बाय चांस ऊपर वाला न करे हो, लेकिन वॉर टाइम में ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकता है हेमंत भाई। नहीं, मुसीबत नहीं, आफत है ये आफत है। पूरे का पूरा फ्लाइट का जितना भी डेटा रिलेटेड है, हर एक एयरपोर्ट की जितनी भी वाइटल जानकारी है, तो डायरेक्ट एक्सेस, लाइव एक्सेस है ना भाई, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आफत की चीज है। और देखिए, दो चीजें होती है, एक तो कोई ऐसी चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली आप नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जरूरी है एयरपोर्ट के संचालन के लिए, उसके लिए तो आप फिर भी एक मदद लीजिए कि भाई चलो मजबूरी है, एयरपोर्ट चलाना है और सारी चीज। ये तो विलासिता की चीज है, लग्जरी की चीज है। या तो आप अपने तरीके से डिजिटल फैसिलिटीज आप डेवलप कर लीजिए, नहीं तो कोई ऐसी कंपनी जो चाइना से ऑपरेट ना होती हो, जिसका सारे का सारा डेटाबेस वहां ना हो, उससे कर लीजिए। ऐसी दुनिया भर की कंपनियां हैं। बेसिकली क्या है कि चाइना के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कोई पहली बार नहीं है, कोई आखिरी बार नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी है ना, कि मेरे को और आपको और पूरे देश को, हम तो राष्ट्रवाद का चूर्ण चाट करके जिंदाबाद कर रहे थे, और ये महोदय उसी आपदा में अवसर बना करके चाइनीज कंपनी के साथ इस तरह का सेंसिटिव मैटर उसको कोलैबोरेशन के ऊपर डाल रहे थे, डल गया। और ये कोई आखिरी नहीं और पहला भी नहीं है। जो मोदी जी के दूसरे मित्र हैं, माननीय अंबानी जी, उनकी बात सुनेंगे तो उसमें भी आपको अचंभा आएगा थोड़ा सा। अंबानी जी भी जो चीन की सबसे बड़ी फैशन कंपनी है शीन, जो उनकी जो अंबानी जी का रिलायंस रिटेल है, वो भी उनके साथ कोलैबोरेशन की बात लगातार चल रही है, विचार हो रहा है लगातार। और वो क्या होगा कि वो जो चीन की कंपनी शीन है, वो ग्लोबल सोर्सिंग पर विचार कर रही है भारत से, तो शीन के ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत को हब बनाने पर भी विचार हो रहा है। तो भारत जो दुनिया को, पूरी दुनिया को कपड़े, वस्त्राभूषण, टेक्सटाइल और ये सारी चीजें देता है, उसमें चाइनीज कंपनी क्या करेगी बताइए। उसके साथ जब हमारे अपना इतना सारा सिस्टम है, तो सवाल ये है ही नहीं। सवाल केवल एक लाइन का बच गया, जो ट्रंप कह रहे हैं बार बार, उन्होंने अमेरिका में भी कहा, अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा, और कल संबोधन में भी कहा, जो कल सऊदी अरब में क्या कह रहे थे, वो लेट्स ट्रेड, और कोई बात ही नहीं है, लेट्स ट्रेड। तो मुझे लगता है कि वही गुरु मंत्र सारे उद्योगपतियों ने पकड़ लिया है, कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे, चीन भारत के खिलाफ जो मर्जी आए करता रहे, हमें तो ट्रेड करना है, हम तो ट्रेड करेंगे। तो भाई ये कौन सा राष्ट्रवाद है? भारत के लोगों के साथ ही आप देखिए, चाइना ने हमारे साथ गैलवन में क्या किया, उसके बाद आज भी तमाम फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर आज भी कोई समझौता नहीं हुआ चाइना के साथ। उसके बावजूद भारत लगातार व्यापार करता रहा चाइना के साथ। हालत यह है कि $100 बिलियन का भारत घाटे में है, $100 बिलियन। और फिर उस $100 बिलियन बॉस, $100 बिलियन कई देशों के साथ, मतलब कुल मिला के उन लोगों का व्यापार नहीं है, हमारा घाटा है अकेले चाइना। तो ये सारी जो स्थिति है, आपको समझना पड़ेगा कि असली दुश्मन कौन है। पाकिस्तान तो, अगर बड़बोली बात में नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान हमारे लिए कभी भी चुनौती नहीं है, उसको चुनौती बनाया जाता है धर्म के आधार पर, क्योंकि वो वोट के लिए सूट करता है। ये मान के चलिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन था, है और सदा रहेगा। मान के चलिएगा इस बात को। तो वो जब भी कोई आपके साथ करता है, तो आप क्या करते हैं? उनके ऐप का बाइकाट कर देते हो। गिद्ध मीडिया उसको सर्जिकल स्ट्राइक बता देता है, यही करते हो ना, इसके अलावा तो आपकी औकात नहीं। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता नहीं। जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है, तो आप क्या कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। फिर उनके साथ 2.5 दर्जन मीटिंगें करते हो बॉर्डर के ऊपर, सेना भी करती है, विदेश मंत्रालय भी करता है। जब कोई आया नहीं, जब कोई घुसा नहीं, फिर मीटिंगें किस चीज की करते हो? तो सवाल क्या है कि चाइना के सामने तो आप बोलते नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो, मतलब जो ये पद संचलन करते हैं, ये भी जो पुलिस की सुरक्षा में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये खास तरह का करेक्टर है, हमें उसमें नहीं जाना। मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि आपको चाइना को, अब कितना बढ़िया मौका था कि पाकिस्तान, चाइना का और अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा था, कल सेटल हो गया, अलग बात है। लेकिन वो अवसर था भारत के पास कि उसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज बढ़ाता है, और चाइना से केवल वही इंपोर्ट किया जाए जो भारत के लिए अपरिहार्य हो। अपना धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाओ, वहां से इंपोर्ट घटाओ। उस तरफ तो आपका ध्यान नहीं है, आप तो कोलैबोरेशन पे कोलैबोरेशन करते जा रहे हो। शीन कंपनी के साथ केवल व्यापार के अलावा इसमें कौन सा राष्ट्रवाद है भाई, बता दीजिए मुझे, कौन सा राष्ट्रवाद है? चाइना की कंपनी टेक्सटाइल, कपड़े बनाने, दुनिया की फैशन ब्रांड है, बिना फैशन के क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए। लेकिन नहीं, मित्र है। तो ये सारे का सारा केवल देश के लोगों को ये बताने की बात है कि मोदी जी जिनको केरला के अंदर अपने साथ खड़ा करके क्या बताते हैं कि केरला में ऐसी शानदार पोर्ट बना दी है, गुजरात में नहीं बनाई, गुजरात के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। वो सारा पीआर की जॉब थी, उसमें भी हमने शो किया। अब जो है, ये तो सबसे एक उदाहरण है ज्वलंत, कि 7 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, एयर स्ट्राइक टेररिस्ट पर।
और उसी दिन ये कोलैबोरेशन हो रहा होता है। इसलिए मैं ये कार्यक्रम आपको सुझाव दिया कि ये कार्यक्रम जो तो लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि किसकी आड़ में क्या हो रहा है। आपको और मुझे राष्ट्रवाद की पुड़िया चटा करके और आप मौज कीजिए, चून चाटिए आप, और वो धंधा कर रहे हैं अपने, और ट्रंप यही कहते हैं कि भाई धंधा कीजिए, लेट्स टॉक ट्रेड। तो अपने आप में ये इस तरह की चीज ये देशवासियों के ऊपर ही छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि तुम सोच लो भाई, ये जो झंडा लगा करके पीछे जो बात करते हैं मोदी जी के मित्र, इनकी असलियत ये है केवल और केवल एक ही सूत्र है, वो है मुनाफा। मुनाफे नहीं, के अलावा और कोई प्रिंसिपल नहीं। इसमें इसमें और ये भाजपाई, ये मोदी जी और मोदी जी का इकोसिस्टम दिवाली में क्या कहेंगे, झालर नहीं लगाओ चाइनीज, और हम भारतीय चाइनीज झालर न लगा करके, लगाते आखिर में वही है, लेकिन चाइनीज झालर का बहिष्कार करने का नारा दे करके चीन को दुनिया के नक्शे से मिटा देते हैं। चीन का झालर नहीं लगाएंगे, चीन भूखे मरेगा। यहाँ तो बहुत जल्दी मीडिया बताती है भूखे मरेगा। जिनपिन घुटनों पे आया, रेंगने लगा, गिड़गिड़ाया। जिनपिन मोदी के सामने गिड़गिड़ाएगा। ये भारत में हेडलाइन लिखना मतलब ये समझ लो आप कि ऐसा उपन्यासकार कोई नहीं होगा आज के दौर में। अगर सब उपन्यास लिखे तो सबसे सनसनीखेज उपन्यास लिखेंगे सब। हालांकि उसमें हिंदी बिंदी कुछ इनको पता नहीं है कि शुद्ध हिंदी लिख पाऊं, लेकिन उपन्यास लिखते हैं सब। झालर आप मत खरीदो, लेकिन एयरपोर्ट का डाटा पूरा का पूरा चीन के साथ समझौता करके अडानी दे दे, वो राष्ट्रवाद है। आप झालर लगा लोगे तो आपको हो सकता है कोई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ वाला आवे, भाजपा आए, कहे देखो देशद्रोही हो, चाइनीज झालर लगाए हो, चाइनीज दिया जलाए हो। ये चाइना अमेरिका पूरा एयरपोर्ट का डाटा शेयर कर देंगे। नहीं, कोई इनका ये राष्ट्रवाद है, ये देश बना रहे हैं। आज ये खबर जिस दिन हम लेके आए हैं हेमंत भाई, आज ही एक नया विवाद पैदा हुआ है फिर भारत के विदेश मंत्रालय के, क्योंकि इसमें इस मामले में चीन इतना छोटा सा देश है, उस पर मोदी जी नहीं बोलते, उस पर तो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ही निपटा देता। उतने ही में जिनपिन के कहाँ पे पैर, घुटने जो है, घुटने कटोरी सरक गई, वो सब हेडलाइन बन जाएगी, घुटने कटोरी वटोरी सरक जाती है। रणधीर जायसवाल आए, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वो तो पूरा देश कहता है हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जो हमारा था वो है, वो रहेगा। अब 2017 से पूरी टाइमलाइन, क्योंकि उस पर मैंने अलग से वो किया है, लेकिन शॉर्ट में वो सवाल आज कनेक्ट होता है, क्योंकि आज ही ये खबर आप सामने लेके आए और आज ही वो खबर उठ के आई है। 2017 से अरुणाचल में, अरुणाचल और जो है अक्साई चीन, इन दोनों को अपना बताता है। वो अरुणाचल को कहता है तिब्बत का दक्षिणी भाग है, वो दक्षिणी तिब्बत। अरुणाचल में 2017 से उसने शुरू किया रेजिडेंशियल एरिया, दर्रे, पहाड़ माउंटेन्स, उसके बाद घाटियां, उसके बाद भूखंड, इनका नाम चेंज करने लगा। वो भारत में जो नाम है उससे नाम चेंज करने लगा। आज ये खबर आई और आज दूसरी तरफ खबर आ रही है, जब एक तरफ हो रहा है कि चीन अब गुस्ताखी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि चीन के साथ एयरपोर्ट का समझौता हो रहा है। एयरपोर्ट पे लग्जरी देने का समझौता चीन के साथ अडानी जी कर रहे हैं। मोदी जी काहे नहीं मुंह खोलते साहब? आखिरी सवाल बस यही है, आज शो खत्म इसी। मोदी जी काहे नहीं नहीं मुंह खोलते? नहीं, आज अडानी को या अंबानी को मोदी जी कैसे रोक सकते हैं? ये इसका जवाब दे दीजिए मुझे, आप कैसे रोक सकते हैं? मुझे आप एक बात बताइए कि पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति, आमने सामने की सारी सिचुएशन, उसके बाद उसी दौरान में एग्जैक्टली उसी दिन क्या चाइनीज कंपनी के साथ इस तरह की चीज का कोलैबोरेशन करना, अंडरस्टैंडिंग करना, ये ट्रेचरी नहीं है क्या? ये विश्वासघात नहीं है क्या देश की? लेकिन पूरे की पूरी खबर ही पॉपुलर उससे गायब कर दी जाए। और सीधा बात समझ लीजिए, जो कुछ बात मोदी जी कहते हैं बेसिकली क्या है कि वो कुछ भी करे, वो अंबानी और अडानी को धंधा करने से नहीं रोक सकते। आप कैसी सवाल कर रहे हो? आप वो तो उनके प्रमोटर है, प्रमोट नहीं करते क्या? बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट कराया, बाकायदा ओपन में ऑन रिकॉर्ड आया कि किसके कहने से समझौता हुआ। श्रीलंका में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हुआ कि मोदी जी ने कहा था कि अंबानी अडानी के साथ कीजिए, कहा था, बाकायदा ऑफिशियल आया और उसका कोई खंडन नहीं आया सरकार की तरफ से। कीनिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, किस किस देश में उस तरह की जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उसके पीछे पीछे या उससे पहले अडानी जी घुमाते हैं, और बाकी सारी चीजें इतिहास है। तो बेसिकली अडानी का व्यापार तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, रेप्लिकेट किया जा रहा है, और सरकारी तंत्र की मदद से किया जा रहा है कि कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ग्रैब इट। तो मोदी जी उनको रोकेंगे क्यों? सबसे बड़ा फाइनेंशियल कौन है मोदी जी का?
आज से नहीं, 2000 से देख लीजिए, 2002 में वो मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेके आज तक उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों की सारी चीजें हैं। और कोई भी व्यापारी आपके साथ मुफ्त में कार सेवा नहीं करता, माफ कीजिए, किसी राजनीतिक दल के साथ। तो अडानी जी और मोदी जी के संबंध कभी भी ऐसा है जो पर्दे के पीछे नहीं रहे, सार्वजनिक रहे। जो गुजरात के अंदर मोदी जी करते थे, वाइब्रेटिंग गुजरात, आपको ध्यान होगा, उसके दोनों के सबसे पिलर कौन थे? लेफ्ट में अंबानी, राइट में अडानी। हमने तो ये 2005 से लगातार, मैं भी गया था वहां 2 बार उसको कवर करने के लिए। तो मोदी जी तो उनको देखिए, हर एक सरकार, हर एक देश अपनी चीजें बढ़ाना चाहता है, बाहर व्यापार बढ़ाना चाहता है, सारी चीजें, कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सारी अच्छी बात है। लेकिन आप दोस्त और दुश्मन का तो अंतर कर लो भाई, आप परिस्थितियों का तो अंतर कर लो, जरूरत और लग्जरी में तो अंतर कर लो। ये बात तो समझ लीजिए कम से कम, कि एक तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ किस तरह की सपोर्ट कर रहा है, भारत के खिलाफ उसकी हर चीज यूज हो रही है, सार्वजनिक तौर पर कर रहा है, और आप उसकी कंपनी को इस तरीके की फैसिलिटीज के लिए बुला रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? मेरे पास तो शब्द नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रवाद की आड़ में हो क्या रहा है। आप तो तिरंगा यात्रा निकालिए, शुरू हो गई, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री ने आज भी निकाली है, लगातार चलेंगी 10 दिन तक, आनंद लीजिए राष्ट्रवाद का। और उसके पीछे ऑपरेशन, दूसरा समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है, सस्पेंड किया है माननीय मोदी जी के शब्दों में। मोदी जी ने कल शूट भी कर लिया आदमपुर में, अगले 3 महीने के लिए शूटिंग भी प्रॉपर होगी वायुसेना के साथ। उनकी पीठ के पीछे आपने देखा होगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, दूसरी तरफ MiG-29 था। तो ऑप्टिक्स क्रिएट कर दी गई है, पूरे का पूरा मामला तैयार है। ऑपरेशन, मैंने जैसे आपको कल कहा था, ऑपरेशन क्या नाम है, सिंदूर फॉर द टाइम बिंग सस्पेंडेड है। ऑपरेशन कवर अप पूरे जोरों पर है। उसके बाद ऑपरेशन इलेक्शन की भी तैयारी कर दी गई है। और उसी के तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर के जो आपने तिरंगा यात्राएं शुरू की है, इस सारे के तहत मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं, इस बार जो पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया है वो शानदार सिखाया है। उसके बावजूद आशीष भाई, आपने एक बात नहीं सोची कि इतना सब जबरदस्त तीनों सेनाओं ने मिलकर के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, हमारा मिनिमम नुकसान हुआ, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल क्यों नहीं बना, आपने सोचा कभी? केवल बना तो इसलिए रहे, नहीं, बिहार में बनाना शुरू हो गया, नहीं, यूपी में बना। आपके बनाने से नहीं बनता, वो स्वतः स्फूर्त होता है। आप जो कुछ कर रहे हैं क्योंकि उसका वो डिजायर्ड इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए आपको बनाना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं बना, तो उसका कारण समझ लीजिए आप क्या है। उसका कारण ये है कि आपने अपेक्षाएं इतनी कर दी कि पीओके तो आ गया, अखंड भारत तो बन गया, आप वहां से शुरू किए थे। आपका नारा क्या था 2013, जिस दिन आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए थे? क्या नारा था आपका? घर में घुस के मारेंगे, यही था ना नारा। इस बार क्या हो गया? घर में घुसकर सीज फायर करेंगे। जब सेनाएं सब अपना टारगेट अचीव करने वाली थी, तब आपने सीज फायर कर दिया। और आपने क्या कर दिया? सही मायनों में तो ट्रंप ताऊ ने कर दिया। 5:33 पे उसने घोषणा की, आपने तो 5:55 पे की। लड़ ये रहे थे भारत पाकिस्तान, घोषणा ताऊ कर रहा था और किसी की आवाज नहीं निकली। वो कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए रुकवा दिया, आपकी आवाज नहीं निकल रही। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें क्या है, ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। मुझे ये लगता है कि अगर इस बार पाकिस्तान के साथ जो देश के लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई आतंकवादियों को, जिन्होंने पहलगाम वाला नरसंहार किया, उनको तो मांग ही सकते थे, मौलाना मसूद को तो मांग ही सकते थे। किन शर्तों पर आपने नरसंहार किया, बता दीजिए मुझे। देश को पता है क्या अब तक? 10 तारीख से आज 14 तारीख है, बताइए ना आप किस बात पे नरसंहार किया, वो आपने चीज फायर किया, बता दीजिए। नहीं है जवाब, किसी सवाल का जवाब नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो जश्न नहीं हुआ देश में अंदर, वो जो स्वतःस्फूर्त जो रिएक्शन हुआ, उसका कारण केवल ये है कि सारे सवाल अनुत्तरित थे। पहलगांव में सुरक्षा क्यों नहीं थी? पहलगांव में आतंकी कैसे पहुंचे? वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? उसका जवाब कौन देगा? उसकी जवाबदेही किसकी है? अच्छा, आपने ऑल ऑफ ए सडन जो सेनाएं अपना टारगेट अचीव करने वाली थी, आपने सीज फायर कर दिया। तो वैसे में इस बार जश्न नहीं, इस बार मोदी जी संकट में फंस गए हैं। इसीलिए उनको कभी रातों रात देश के नाम संदेश, सुबह सुबह आदमपुर एयरपोर्ट, वहां पे शूटिंग, दिल्ली में आके सीसीएस की मीटिंगों के वीडियो, गुप्त मीटिंगों के, वो सारा एक नैरेटिव, एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश डेस्परेटली हो रही है। लेकिन लोगों में इस बार जो चीज नहीं आई, वो बीजेपी, उसके आईटी सेल, उसके प्रचार तंत्र, इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर के एक बात कहें अडानी जी से इतर, तो बिहार ऑपरेशन रुका नहीं है, वो सस्पेंड हुआ है और ऑपरेशन बिहार शुरू हो गया है। अब ऑपरेशन बिहार में जो मरीज थे, यानी बिहार के लोग जिनको बना रखा है, आखिरकार वहां पे अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, तो मरीज ही हो गए।
उनको ऑपरेशन बिहार में दर्द ना हो, इसलिए तिरंगा यात्रा के जरिए उन्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। मोटा मोटा यही। तो एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, जो है पीड़ा रहित ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, और उसके बाद नतीजे जब आ जाएंगे तो फिर आप ना समझिए, फिर तो पीड़ा हो ना हो, डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया, ऑपरेशन कंप्लीट, ऑपरेशन थिएटर की बत्ती जल गई, उसके बाद अपना समझो बाकी कहाँ कुछ होना जाना है। लेकिन चिंताजनक है, जो अडानी जी की खबरें दबी हुई हैं, अडानी के इस देश प्रेम के इस वाले पहलू को, इस स्याह पन्ने को कोई दिखा नहीं रहा है, कोई छाप नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। तो आप लोग देखिए, आप लोग तय करिए, इस देश में देशभक्ति का जो नया गढ़ा जा रहा है, नई भारत, नई नई परिभाषा, उसको जरा देखिए, समझिए आप लोग, उसमें फिट करिए, उस खांचे में कौन-कौन फिट होता है। हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम आएँगे। खबरें ऐसे ही, सवाल ऐसे ही, कार्यक्रम भी यही रहेगा। हॉट टॉपिक विद हेमंत और साथ में हेमंत जी। नमस्कार।